हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6। इन अ coil of resistance 10 ohm, the induced current developed by changing magnetic flux through it is shown in the figure as function of time. The magnitude of change in magnetic flux through the coil इन वेवर इज। आपको निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, इधर टाइम है और इधर करंट है। करंट एम्पियर में है और टाइम सेकंड में है, इस तरह से दिया हुआ है। और ऐसा है ग्राफ इस तरह से। ये हो गया आपको 0.1 एम्पियर, सॉरी 0.1 सेकेंड, और यहाँ पर हो गया 10 एम्पियर, और ये हो गया आपका 0। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इसकी अगर एरिया हम निकाल दें, एरिया ऑफ आई एंड टी क्या देता है पता है आपको? चार्ज देता है, चार्ज है ना। तो ये इसका एरिया हो गया 1/2, बेस हो गया कि 0.1, और यहाँ पर हो गया 10, है ना। तो ये आ गया आपको चार्ज, क्यू आ गया। तो क्यू इज इक्वल टू हो गया 1/2, इतना कूलम आ गया। सॉरी, यहाँ पर 4 है बच्चों, यहाँ पर 4 है, 10 नहीं है, 4 दिया हुआ है। तो 0.4, तो कितना आ गया ये? Q इज इक्वल टू 0.2 कूलम, इतना दिया हुआ है। हमको निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज। तो R इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 ओम, R दिया हुआ है 10 ओम, ओके। हाँ, तो आप जानते हैं EMF इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बटे डेल्टा टी, ये आपको मालूम है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं I इंटू आर डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। फिर इसको लिख सकते हैं, आई को क्या लिख सकते हैं? आई को लिखते हैं आप डेल्टा क्यू डिवाइडेड बटे डेल्टा टी इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बच जाएगा आपके पास? आपके पास बचेगा Q डिवाइडेड बटे, सॉरी, Q इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी, ऐसे बचेगा। तो डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू Q का वैल्यू आया है 0.2 और R का वैल्यू कितना है? 10। तो ये हो जाएगा आपको 2, डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू आ गया 2। तो आपको ऑप्शन में बी दिया हुआ है, चूंकि वेबर में निकालना है तो ये वेबर ही होता है ना। हालांकि क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि वेबर में निकालना है, वेबर, यही हो गया आंसर। ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बी। क्वेश्चन नंबर 22। The magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount delta phi in a time delta t. Then the total quantity of electric charge Q that passes any point in the circuit during the time delta t is represented by। ये कह रहा है कि जो डेल्टा क्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो यही होगा ना, Q बराबर डेल्टा फाई बी बटे आर हो जाएगा। तो फैराडे लॉ से आप जानते हैं, फैराडे EMF इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। इसको मॉड कर देते हैं हम लोग, और EMF इसको लिखते हैं EMF, एक तरह का पोटेंशियल है ये, है ना। EMF एक तरह से पोटेंशियल ही है, पोटेंशियल इंड्यूस होता है इसमें। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? फिर लिखेंगे आई आर भी लिख सकते हैं,
और आई को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं इंटू आर, यानी ई को हम लोग लिखेंगे क्यू डिवाइडेड बटे डेल्टा टी इंटू आर। ये हो गया सेकेंड, और एक यहाँ पर है, इसका नाम फर्स्ट है। तो फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम लेकर चलें तो क्यू डिवाइडेड बटे डेल्टा टी इंटू आर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर मिलेगा आपको डेल्टा फाइव बी डिवाइडेड बटे डेल्टा टी, ये हो गया। तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बी डिवाइडेड बटे क्या हो गया, आर। ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में मिलेगा बी, इसका भी आंसर है बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23, द टोटल चार्ज induced in a conducting loop when it is in moved in a magnetic field depends on the टोटल चार्ज है वो किस बात पर डिपेंड करता है, ये सवाल है। तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड किसी भी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और कितना होती है, माइनस डेल्टा फाइव बी अपन डेल्टा टी, इस तरह से होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईएमएफ माइनस डेल्टा फाइव बी डिवाइडेड बटे क्या, डेल्टा टी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बी डिवाइडेड बटे क्या, डेल्टा टी, इस तरह से। फिर इसको लिखेंगे क्या, आई इंटू आर इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बी डिवाइडेड बटे डेल्टा टी, ऐसा। फिर आई को क्या लिखिएगा, आई को लिखिएगा डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी इज टू आर इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बी डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। तो इसको हटा देंगे। हमको निकालना है कि चार्ज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ये किस बात पर डिपेंड करती है। तो जो डेल्टा जो क्यू है वो चेंज जो करेगा उसी पर डिपेंड करेगी। तो चेंज कौन कर रहा है, चेंज कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज पर डिपेंड करेगी, रेजिस्टेंस पर नहीं। रेजिस्टेंस खुद कांस्टेंट है, किसी भी मटेरियल के लिए वो कांस्टेंट वैल्यूज है। तो यहाँ पे सवाल में है कि टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए में है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे तो रेट नहीं ना है, खाली चेंज है, टोटल चेंज है। तो ऑप्शन ये नहीं है। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ये टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। टोटल चेंज, कितना चेंज हुआ तो घटा के निकालते हैं हम लोग। टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसी बात पर डिपेंड करता है। ऑन आंसर में अगर आप लिखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या लिखेंगे आप, सी लिख देंगे। को डाउट? क्वेश्चन नंबर जो 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 वो थ्योरी है और ये लिया गया है ईडी करंट से लाया गया है। तो ईडी करंट में अक्सर जो क्वेश्चन पूछता है वो थ्योरेटिकल ही पूछता है ना। अक्सर जो पूछता है वो थ्योरेटिकल पूछता है क्वेश्चन। करके नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द ईडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर आपको नहीं यूज किया गया होगा, इंडक्शन फॉर्नेस आपको यूज में आता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स भी आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं इसमें एनसीईआरटी में आपको थ्योरी में ये बात लिखी हुई है ना, क्लियर कट आपको ये बात लिखा हुआ है कि कौन यूज नहीं करते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटर को यूज नहीं करते, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, है ना।
इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर जो है ना वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिक हीटर है ना किसका एग्जाम्पल है? हीटिंग करंट का। फिर 25 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ईडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड हैं। ईडी करेंट्स को प्रोड्यूस होता है, जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है दिया हुआ है और इसमें कोई एक मेटालिक प्लेट अगर चलता है, इस समय ये मैग्नेटिक प्लेट है, मेटालिक प्लेट, और ये भी स्पीड से आगे की तरफ निकल रहा है, तो जैसे निकलेगा तो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगी? घटेगी, है ना। तो इसमें क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। तो अब ये कोई वायर नहीं ना है, ये तो वायर है नहीं, ये तो प्लेट है। ये क्या है? मेटालिक प्लेट है। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा कि सर्कुलर लूप में करंट देखने को मिलेगा। इस तरह से सर्कुलर लूप में ऐसे ऐसे सर्कुलर लूप में करंट अबाउट हेवी अमाउंट में दिखेगा, इस तरह से करंट मिलेगा। तो इसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं? ईडी करंट कहते हैं। ईडी करंट, इस वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं ईडी करंट, इसका नाम है ईडी करंट, है ना। तो अब ऑप्शन से हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि ईडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, ए में है ए मेटल इज केप्ट इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यही ऑप्शन हो जाएगा। किसी मेटल को आप वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। बी में है कि मेटल इज केप्ट इन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, माने कि रुका हुआ है, तो नहीं होगा। सर्कुलर कॉइल को रखते हैं तो नहीं होगा। करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर कॉइल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा। इसका आंसर अगर देखेंगे तो आपको ए मिलेगा। क्लियर? 26 टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस r1 and r2 are placed in a same plane with their centers coincides. Full stop. If r1 very greater than r2, the mutual inductance M between them will be directly proportional to. सवाल यहाँ पर है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है जो r1 बहुत बड़ा है r2 से, तो ये हो गया आपको r2, ये हो गया आपका r1, ठीक है। ये r2 है और ये r1 है। तो मान लेते हैं कि r1 में जो करंट है वो I है। मान लेते हैं कि r1 में करंट I है, हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट एट सेंटर, एट सेंटर। सेंटर पता क्या हो जाएगा? B1 म्यू नॉट I डिवाइडेड बटे 2r1, ये आ गया, आया ना। दिस मैग्नेटिक फील्ड दिस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड passing through R2 radius सर्कल, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड बड़ा वाला का पास किससे कर रहा है? इससे पर कर रहा है, बाहर की तरफ निकल रही है फील्ड, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड कहाँ निकल रही है? बाहर की तरफ निकल रही है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? नाउ फाई बी लिखते हैं, फाई बी किसका? फ्लक्स 2 का।
5b2 का, वो तो क्या लिखेंगे हम लोग, A2 इंटू B1। एरिया किसका होगा, 2 का, और फील्ड किसका होगा, पहला का। तो यहाँ पर लिखेंगे 5b2, फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो एरिया हो गया πr2 का स्क्वायर इंटू फील्ड कितना है, μ0 I डिवाइडेड बटे 2r1, ऐसे हो गया, 2r1 हो गया। नाउ फ्रॉम म्यूचुअल इंडक्टेंस जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी फाई जो B2 होगा, फाई B2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, I के होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई B2 इज इक्वल टू M, और यहाँ पर हो गया I। तो ये हो गया आपको पाई R2 का स्क्वायर μ0 I डिवाइडेड बटे 2, अब फिर क्या हो गया R1 इज इक्वल टू M, अब फिर क्या हो गया I। ये और ये कैंसिल हो गया। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे M इज इक्वल टू μ0 पाई डिवाइडेड बटे 2 और R2 डिवाइडेड बटे R2 का स्क्वायर बटे R1। तो ये सब के सब तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट है तो M किसके प्रोपोर्शनल हो गया, R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या, R1, इसके प्रोपोर्शनल हो गया। तो ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन में होगा, पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन हो गया। क्लियर। 27, क्वेश्चन नंबर 27, छोटा सा क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in a certain inductor of 25 millijoule when the current in the inductor is 60 milliampere. The inductor is, तो कह रहा है कि इंडक्टर का वैल्यू क्या होगा। तो U इज इक्वल टू होती है 1/2 L I का स्क्वायर। तो आपको निकालना है क्या, L निकालना है। तो क्या लिखेंगे, 2U डिवाइडेड बटे I का स्क्वायर, है ना। तो L इज इक्वल टू 2 U, पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 मिलीजूल, तो 10⁻³ और करंट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ 60 मिली एम्पियर। तो 60 इंटू 10⁻³ फिर लिखेंगे 60 इंटू 10⁻³ तो ये और ये कैंसिल हो गया, एक क्लियर है। अब देखिए एक जीरो यहाँ है और एक जीरो यहाँ है, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, चलिए एक बच गया। तो ये हो गया 25 दूना 50, 25 दूना हो गया 50, और एक यहाँ पर पावर माइनस बचा था तो वो चला गया ऊपर, तो हो गया 10। अब ये है 6 और यहाँ भी है 6, तो ये हो गया आपको 5, ये हो गया 3, और फिर ये हो गया आपको 3 और ये हो गया आपको 25। तो L इज इक्वल टू जो आया वो आया 25 डिवाइडेड बटे 9, ठीक है, इनटू फिर कितना हो गया 5। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 9 दूना क्या होगा 18, 9 दूना 18 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 5 यानी 7 बचेगा, तो फिर 9 बचेगा, तो 9 7 कितना होगा 63 हो जाएगा। फिर आपको बचेगा 7, फिर 7 होगा, तो इस तरह से अपना चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, फिर 7 5 35 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 और 3 कितना होगा 13 हो जाएगा। इतना आपको हेनरी आएगा, तो आएगा आपको 13.89, यानी इस लगभग यही होगा 85 हेनरी, यही आंसर होगा।
एल का वैल्यू, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी। पहले आप ऐसा क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे, 35 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक मार्केट में उपलब्ध है, उसको लेंगे, पहले सवाल को पढ़ेंगे, सवाल पढ़ने के बाद आप उसको समझेंगे, अपने से ही कोशिश करेंगे सोल्व करने के लिए। जब आपको नहीं बनेगा तो फिर आप वीडियो में देखेंगे, है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। नीट का या जेईई मेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, हर तरह के क्वेश्चन करें, हर वेराइटी का क्वेश्चन करें। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28, अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर follows through a coil of inductance 5 Henry. The magnetic flux linked with the coil is, I जो है करंट वो दिया हुआ है आपको 2.5 एम्पियर दिया हुआ है ना बच्चों, थ्रू द कॉइल ऑफ इंडक्टेंस, और एल आपको दिया हुआ है 5 हेनरी। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज, तो कितना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स? तो 5B बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला जो लिखते हैं 5B इज इक्वल टू एल इंटू आई। ठीक है, तो यही होगा आपका, तो यहाँ हो गया आपका 2.5 इंटू कितना 5, हाँ 2.5 इंटू 5, तो ये कितना हो गया, इतना हो गया 5, है ना। 5B बराबर इतना। अब इसकी यूनिट जो होगी वेबर, क्या होगी इसकी यूनिट? वेबर। तो इसका आंसर हो गया क्या? बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 29 की बात करें, द करेंट आई इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द प्लॉट shown in figure, full stop. Which one of the following is the correct variation of voltage with time in the coil? तो यहाँ पर क्या है कि I दिया हुआ है I, और यहाँ पर है आपको T, इस तरह से वेरी कर रहा है, इसे देख रहे हैं। यहाँ पर ये टाइम दिया हुआ है इधर, और E है आपको T/2 है, ये 0 है, ऐसे वेरी कर रहा है। तो करंट को वेरी करने से, करंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है तो आपको जो वोल्टेज मिलता है इस तरह से मिलता है, वोल्टेज इज इक्वल टू -L और di/dt, ये मिलता है। ओके, तो L क्या है? L कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पर जो वोल्टेज जो मिल रहा है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लोप ऑफ करंट टाइम, ओके, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लोप ऑफ करंट टाइम ग्राफ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कैसे स्लोप चेंज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, देख रहे हैं। तो शुरू में देखिए तो ये वोल्टेज जो है, इस जो स्लोप है, यहाँ पर कुछ एंगल होगा, यहाँ पर कुछ एंगल होगा, ये सारे एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, देख रहे हैं ना, थीटा थीटा थीटा। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि 0 to T/2 कांस्टेंट वोल्टेज, क्योंकि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम बनाए ग्राफ में ऐसे, इधर T दे दें टाइम, इधर वोल्टेज दे दें, तो ये होगा आपको कांस्टेंट, यहाँ तक देख रहे हैं, स्लोप कांस्टेंट है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लोप ऑफ करंट टाइम ग्राफ। तो ये हो गया आपका T/2, 0 से लेकर, और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद धीरे से फॉल डाउन करेगा, है ना। अब क्या करेगा, स्लोप डिक्रीज करेगा। तो स्लोप डिक्रीज करने का मतलब कि इधर आ जाएगा, ये हो गया T/2, अब सीधे इधर आएगा ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा।
तो इसका ग्राफ जो होगा यही होगा, और ग्राफ में देखा जाए तो आपको डी मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो 28 हो गया, 29 हो गया। द करेंट आई इन द कॉइल वेरी विथ द टाइम एज शोन इन द फिगर, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ टाइम वुड बी। यहां पर आपको इस तरह से एक ग्राफ दिया हुआ है, वो टी है और यहाँ पर आई है एम्पियर में, इस तरह से है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। ये हो गया आपको T/4, यहाँ पर हो गया आपको T/2, यहाँ पर हो गया 3T/4। इस तरह से आपको वैल्यू दिया हुआ है। ये 0 है, आगे चल के T होगा। तो कह रहा है कि ईएमएफ का जो आपको कंडीशन है वो बताना है ईएमएफ का। तो क्या लिखते हैं हम लोग, ईएमएफ इज इक्वल टू -L और DI अपन क्या लिखेंगे, DT लिखेंगे। तो L क्या है, कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है। तो जो ईएमएफ होगा, ईएमएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -DI/dt होगा। तो ईएमएफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव स्लोप होगा, स्लोप ऑफ आई और टी ग्राफ। ओके, करंट टाइम ग्राफ होगा। ओके, अब यहां पर क्या है कि ये आपको क्या है, कांस्टेंट है, यहां तक तो कांस्टेंट है। देखिए थीटा है, फिर आगे भी क्या है, थीटा है, और यहां पर थीटा क्या है, 0 है। यहां पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा निगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है। यहाँ पर थीटा क्या है, पॉजिटिव है लेकिन कांस्टेंट है। थीटा थीटा है ना, स्लोप, स्लोप जिसको स्लोप बोलते हैं आप, यहाँ पर स्लोप है। अब पहले से ही एक निगेटिव है, देख रहे हैं ना, एक निगेटिव है। तो क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट तो दिखाई देगा। ये हो गया आपको ईएमएफ, ईएमएफ होगा, और ये हो गया क्या, टाइम हो गया। ये हो गया आपको 0 हो गया। कोड आउट, यहाँ तक कोड आउट। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि ये निगेटिव होगा, कांस्टेंट तो होगा पर निगेटिव होगा। ओके, कहाँ तक होगा, T/4 तक, T/4 तक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हो गया इससे 0 हो गया, क्योंकि स्लोप क्या है इसका, 0 है। तो ईएमएफ कितना होगा, 0 हो गया। उसके बाद फिर ये निगेटिव है, तो निगेटिव से निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपको कांस्टेंट, और यहाँ तक आ गया। ये हो गया आपको 3T/4, ये आपको हो गया T/2। ये ग्राफ होगा। तो ग्राफ में देखा जाए तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, है ना भाई, यही आंसर हो गया ए। तो आज हम लोग 30 तक सोल्व किए, क्वेश्चन नंबर 30 तक। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू इसमें करेंगे, 40 तक सोल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का स्टॉप हम करते हैं यहीं पर, क्लास को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।